तो अब तक के 2 लेक्चर्स में हमने आपको वर्क निकालने के 9 मेथड्स बताए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। देख लें, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितनी तेजी से आप वर्क करते हो ये पावर बताता है। एक काम किसी एक आदमी ने 1 घंटे में करा, किसी दूसरे ने 2 घंटे में करा, तो जिसने 1 घंटे में करा हम कहेंगे इसकी पावर पहले के कंपैरिजन में डबल है। ठीक है, तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर हम लिखें पावर इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो ये पावर निकल के आएगी ये होगी एवरेज पावर। और अगर हम लिखें P इक्वल्स टू dW अपॉन dt, तो ये होगी इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे हमने पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी dx अपॉन dt। अब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, अंदर बचा ds अपॉन dt, और यहां से अगर आ गया पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और ये भी इंस्टेंटेनियस पावर है। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के 2 तरीके हैं, या तो फोर्स इंटू वेलोसिटी या dW अपॉन dt। और इतना आप dW अपॉन dt से समझ सकते हैं कि dW अपॉन dt तभी लगेगा अगर वर्क इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो वर्क इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसे डिफरेंशिएट कर दो, पावर आ जाएगी। तो इसका तो लिमिटेड यूज है। इफ वर्क इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट इट, यू विल गेट इंस्टेंटेनियस पावर। दूसरा क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्लियर? देख लें से। पावर का यूनिट जूल पर सेकंड या वॉट, जूल पर सेकंड और वॉट। और एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर होता है 746 वाट के इक्वल। तो वो तो एक प्रैक्टिकल यूनिट टाइप की है। फिलहाल जो सही यूनिट है वो है वाट या जूल पर सेकंड। 1-2 चीज़ें और बता देते हैं पहले, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। kWh, किलो वाट आवर। CU कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो बिजली का बिल आता है, जिसमें हम कहते हैं कि
250 यूनिट 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, वो यूनिट यही है किलोवाट आवर। देखो, इट इज़ अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये पावर का यूनिट नहीं है, एनर्जी का यूनिट है। अगर सिर्फ किलोवाट होता तब तक तो ये पावर था। आवर का मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर इनटू टाइम क्या होता है? एनर्जी या वर्क। इट इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इफ 1 किलोवाट ब्रैकेट में 1000 वाट, इफ 1 किलोवाट ब्रैकेट में 1000 वाट power is consumed for 1 hour, power is consumed for 1 hour, the energy consumed is called, the energy consumed is called 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour, kilowatt means 1000 watt, 1 hour means 3600 सेकेंड। और ये हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर या 1 कॉमर्शियल यूनिट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ किलोवाट आवर या नंबर ऑफ कॉमर्शियल यूनिट इक्वल्स टू वाट इंटू आर अपॉन 1000। वाट को 1000 से डिवाइड कर दोगे, किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट आवर। और इसी में अगर आपको बिल निकालना हो, बिजली का बिल कितने का आएगा, तो नंबर ऑफ कॉमर्शियल यूनिट इनटू रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे 200 यूनिट आ गए, इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 4.5 रुपीज़ पर कॉमर्शियल यूनिट, तो 4.5 से नंबर ऑफ कॉमर्शियल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें, लिख लें भाई किलोवाट आवर और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी क्या डेफिनेशन? कोई ऐसी खास डेफिनेशन तो है नहीं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये तो जनरल सी डेफिनेशन हो गई। एनर्जी कितनी तरह की होती है मुझे भी नहीं पता कितनी तरह की होती, बहुत तरह की होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी कई तरह की।
जिसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की, जिसे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कितनी तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फिलहाल हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं और मैकेनिक्स में अभी फिलहाल सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। तो उसमें दो एनर्जी हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। अब जो बोलचाल की भाषा है आपकी, काइनेटिक एनर्जी तो वही लिख दी वैसे हमने, लेकिन इसका नाम है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला आपको पता है 12mv², और ये आया कहाँ से आपको नहीं पता है। तो आपसे हम पूछे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, आप कहोगे 12mv²। हम कहेंगे बताओ भाई कहाँ से आया 12mv²। आपको नहीं पता 12mv² कहाँ से आया, पता हो तो बता देना। आपको सिर्फ बताया गया 12mv² होता है, आपने मान लिया 12mv² होता है। डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है, इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। लिख लो फिलहाल, जितना पहले पढ़ा है उतना लिखो। इट इज द एनर्जी possessed by a body, energy possessed by a body due to its state of translational motion, due to its state of ट्रांसलेशनल मोशन। अब क्वेश्चन आता है कि 12mv² आया कहां से, 12mv² काइनेटिक एनर्जी होती कैसे पता। तो अब काइनेटिक एनर्जी की रियल डेफिनेशन पे आ जाओ। एक बॉडी है, मास m की, रेस्ट पे है, इस पे हमने फोर्स लगाया F, और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। सुन लिया भाई। एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और कुछ दूर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। इस प्रोसेस में हमने जो वर्क किया, दैट वर्क इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, kinetic energy of a body may be defined as the work done in carrying the body, work done in carrying the body in the present state of motion, in the present state of motion
फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होगी और ये वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब हमने थर्ड इक्वेशन लगा दी, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास इनटू एस, इधर ले आओ, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस इक्वल्स टू वर्क डन और वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से फार्मूला आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और ये ध्यान रखना, जो हालांकि बोल देते हैं वी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी नहीं है, वी स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी किधर जा रही है। तो अब समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया। एक बॉडी पहले रुकी हुई थी, इस पर हमने फोर्स लगाया, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो इस प्रोसेस में हमने जो वर्क किया दैट वर्क इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। देख लो इसे, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पूरा नाम लिखे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं उसका पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले से जो पढ़ा हुआ है वो लिख लो जी। इट इज द एनर्जी possessed by a body, it is the energy possessed by a body due to its position, due to its position। इसका फार्मूला अगर हम आपसे पूछे तो फार्मूला आपका पढ़ा हुआ, आप कह दोगे जी इसका फार्मूला mgh है। ड्यू टू इट्स पोजीशन का मतलब हाइट ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, हाइट कम है इसमें हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। फार्मूला आपको पता है mgh। कहाँ से आया फार्मूला mgh वो नहीं पता, चलो देखो। एक रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल वो है जहां से हम हाइट को मेजर करेंगे। एक बॉडी इस रेफरेंस लेवल पे थी, इसे हम उठा के किसी हाइट पे ले आए, इस काम में हमें जितना वर्क करना पड़ा उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
may be defined as the work done in raising the body up to the present height from the reference level against gravitational force of attraction. बॉडी का मास अगर m है तो बॉडी को उठाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg, जो इसका वेट है. वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आ गया जी mgh. लिख लें. mgh. नीचे लेकर नोट. एक सवाल पूछा जाता है कि जो फार्मूला mgh है क्या है हमेशा वैलिड है. तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये शायद आपका 9th क्लास का सुना हुआ हो कि g की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होती है. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है g की वैल्यू कम होती जाती है. तो कहीं सुना होगा हाइट के साथ g की वैल्यू चेंज होती है तो पता है, जबकि यहाँ हम g को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट. अब g की वैल्यू चेंज होती है इसका मतलब ये नहीं है कि 100-200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर में कह दोगे वैल्यू बहुत चेंज हो रही है. ये इफेक्टिव चेंज तब होगा जब बहुत ज़्यादा हाइट पे जाओगे. हाइट किसके कंपैरिजन में होती है, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, और अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर. तो ऐसा नहीं कि 100-200 मीटर में ही कह दोगे जी बहुत चेंज हो गया. तो लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh is valid when h is small. Valid when h is small because the value of acceleration due to gravity changes with the height. Point number 2. इस mgh में h क्या है, तो किसी से भी पूछो h क्या, वो कह देगा हाइट. अब क्वेश्चन है किसकी हाइट, कहां से कहां तक नापेंगे. तो हाइट नापी जाएगी रेफरेंस लेवल से बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक. बात समझ में आ गई. अरे बॉडी का कुछ तो साइज होगा. पानी का टैंक भरा हुआ छत पे रखा है और तुम कह दो इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो एच कहाँ तक नापोगे. पानी भरा हुआ है टैंक में फुल, तो मिड पॉइंट तक नापोगे, मिड हाइट तक. देख लो एच इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास of the body from the reference level. Center of mass of the body from the reference level. अब आने को तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और कंपटीशन में आया हुआ है.
कि पानी का एक टैंक है, ज़मीन पे रखा है, पानी से भरा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। मैक्सिमम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखाए थे, क्योंकि अरे ज़मीन पे रखा हुआ है। अरे ज़मीन पे रखा हुआ है लेकिन हाइट कहाँ तक नापी जाएगी? सेंटर तक। तो करने को कुछ नहीं था, mgh, लेकिन mgh में h का मतलब हाइट पढ़ लिया था, लेकिन कौन सी हाइट ये नहीं पढ़ा था। कहाँ तक हाइट मेजर करनी है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी तक मेजर करनी। कहाँ से? रेफरेंस लेवल से। रेफरेंस लेवल का मतलब हुआ जिसके रिस्पेक्ट में निकालना। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो किसी एक लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में सबकी हाइट को मेजर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। कैलकुलेट पावर at t equals to 3 seconds and also initial power. Question number 2. A man pulls up a 30 kg bucket full of water from a 20-meter deep well, 20-meter deep well in 40 seconds. Calculate power of man. Power of man. अगला क्वेश्चन, a truck of mass 10,000 kg is moving on a rough horizontal surface mu equals to 0.3 at 72 kilometer per hour. Calculate power delivered by the engine of truck. Power delivered by engine of the truck. Next, on a straight horizontal road mu equals to 0.4, a truck can move with a maximum speed of 54 kilometer per hour. Calculate maximum speed if mu equals to 0.3. Question number 5. A truck can move down an inclined plane theta 37 degree mu 0.9 with a speed of 72 kilometer per hour. Calculate maximum speed with which it can move up the inclined plane.
move up the inclined plane. Question number 6. A machine delivers constant power. Its displacement is directly proportional to t की पावर अल्फा फाइंड अल्फा। वो कह रहा है एक मशीन है, मशीन का मतलब हो गया भाई किसी कार का इंजन हो गया, ट्रक का इंजन हो गया, वो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम होगा उसमें क्या रिलेशन होगा। जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, टी की पावर 3, टी की पावर 2, तो ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो हमें बताना है कि जो पावर इंजन डिलीवर कर रहा है कांस्टेंट पावर, तो उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे किस तरह से डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इन अ हाउस 10 bulbs each of 40 watt operated 15 hours per day. If rate of electricity is rupees 4 per commercial unit, calculate bill of 1 month. Next, power required to deliver a certain amount of water through a pipe is P. Certain amount of water through a pipe is P. Find power to deliver double amount of water. Question number 9. A cubical tank of side 2 meter full of water is placed on the ground. Calculate potential energy of water with respect to ground. Question number 10. A meter rod of mass 400 gram, meter rod of mass 400 gram is held vertical at the ground. Calculate potential energy of this rod with respect to अर्थ। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है।
तो 10 क्वेश्चन करने हैं, टेक अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स। और नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन चेक करें।